हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 12 डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 13 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ पॉलिटी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आने वाले जो 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स है, इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा उपबंध। अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? तो देखिए, आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या अंतर्विष्ट है। ठीक है, तो देखिए, पहला है ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भी है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। सी है, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और डी है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्माता नहीं कर सकते। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 142 है, इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए, इसके अनुसार क्या है, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या लंबित विषय में न्याय के लिए आवश्यक हो। यानी कि वो क्या है, संसद के द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता या करते हैं? तो देखिए, पहला क्या है, उद्देश्य का, दूसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और तीसरा है मूल कर्तव्य। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो, सी है एक और तीन और डी है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि जो उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता या रहती तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। दूसरा है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि केवल एक यहाँ पे सही है। ठीक है, अब जो दूसरा है, ये क्यों गलत है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179 है, इसके अनुसार क्या है, जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा की प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या है कि वो विघटन के बाद क्या है, तुरंत रिक्त कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऑप्शन देखिए क्या है, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ क्या है, एक और दो यहाँ पे दोनों के हैं गलत हो जाएंगे। अब क्यों गलत हो जाएंगे हम देखते हैं। तो देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 13 है, इसके अनुसार क्या है, राज्य से कोई भी विधि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हो। अगर ऐसी कोई विधि बनती है तो मौलिक अधिकारों को क्या है, जो छीनती है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय ऐसी विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं। तो पहले का कारण ये हो जाएगा। और जो दूसरा है उसमें क्या है, देखिए, केशवानंद भारतीयवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है
कि यदि कोई संविधान संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उस पर प्रश्न उठाया जा सकता है। तो दोनों को याद रखिएगा, ये किस वाद में कहा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है, ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय और डी है विश्व न्याय परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए जो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी कि विश्व न्याय परियोजना है, ये क्या है, अमेरिका का एक स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है और ये किस इंडेक्स को जारी करता है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए, ए है केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 4, सी है 3 और 4 और डी है केवल 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 4 यहाँ पे क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक है। अब जो देखिए तीसरा है, क्यों गलत है? क्योंकि देखिए संविधान में सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। और इसको क्या है, जो सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना है, इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत इन्हें परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा है, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? और ऑप्शन क्या दिए हैं? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों क्या हैं, सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। दूरसं भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता या करती हैं? पहला आपको दिया है, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। दूसरा है, संसदीय विभाग संबंधी सुधार समितियां। तीसरा है वित्त आयोग। चौथा है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और पांचवा है नीति आयोग। और ऑप्शन क्या दिए हैं देखिए, ए है 1 और 2, बी है 1, 3 और 4, सी है 3, 4 और 5 और डी है 2 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि संसद द्वारा गठित जो तदर्थ समिति और संसदीय विभाग संबंधी सुधार समितियां, ये क्या है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में क्या है, स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण ये करती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, यह सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो कौन सी समिति ये करती है, आपको बताना है। तो देखिए, ए है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, बी है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, तीसरा है नियम समिति और डी है कार्य सलाहकार समिति। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ये चीज करती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।